मैं एस मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अंग्रेज़ी विषय से कुछ संबंधित बातें करूंगा, क्योंकि कोई भी विषय में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके व्याकरण। चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, जो भी भाषा बोली जाती है उसमें व्याकरण का बड़ी भूमिका होती है। आज मैं अंग्रेज़ी विषय से संबंधित बातें करूंगा। इंग्लिश ग्रामर में 5 सेंटेंस होते हैं। 5 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस होता क्या है, पहले ये समझा जाए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अगर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों के समूह को जिसका एक सेंस पैदा हो, उसे ही वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आपको ये देखा जाना पड़ेगा कि 5 सेंटेंस की पहचान क्या है। जैसे पहले उसका एक नाम आता है, तब उसकी पहचान होती है। जैसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी या पांचवा ऑब्जेक्टिव। अब ये तो नाम हो गए। जब तक स्टूडेंट इस बात को पहचानेगा नहीं कि ये असर्टिव है तो क्यों है, इंट्रोगेटिव है तो क्यों है, इंपेरेटिव है तो क्यों है, एक्सक्लेमेटरी है तो क्यों है, ऑब्जेक्टिव है तो क्यों, जाहिर बात है कि विदाउट रीज़न नो एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले जब असर्टिव नाम दिया गया, असर्टिव सेंटेंस यानी उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो अंग्रेज़ी में आप उस वाक्य को पहचानना चाहेंगे, ये खुद तो अपने आप नहीं कहेगा आई एम असर्टिव सेंटेंस, जाहिर बात है उसको पहचानने के लिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट नियम को सीखना है। तो ग्रामर कहता है कि आपको असर्टिव सेंटेंस पहचानना है तो जो वो किसी न किसी सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, यानी कर्ता से। अब वो कर्ता चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस आप बनाएंगे या बोलेंगे तो बिना सब्जेक्ट के वो असर्टिव सेंटेंस नहीं बन सकता। ये इसकी पहली पहचान है असर्टिव सेंटेंस की। अब जैसे मैं एग्जांपल में कहूँ कि मोहन गोज़ टू स्कूल। अब इसमें मोहन से काम शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोहन एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर उसकी जगह प्रोनाउन का जाए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन के रूप में काम कर रहा है। तो चाहे वो नाउन के शक्ल में हो चाहे प्रोनाउन की शक्ल में हो, वो जब भी अगर कोई सेंटेंस कर्ता से प्रारंभ हो रहा हो, सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये स्टूडेंट इस बात को एकदम हार्ड फास्ट समझ लें। अगर उसको समझना है कि हाँ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचाने असर्टिव सेंटेंस, तो बस उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य नाउन या प्रोनाउन से प्रारंभ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यही सेंटेंस है। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट ये समझता है, जैसे सपोज योर ब्रदर गोज़ टू स्कूल। अब योर जो है वो पॉजेसिव है, लेकिन जो ब्रदर है वो नाउन है। तो पॉजेसिव के साथ नाउन जुड़ता है तो वो भी एक कर्ता बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। पहले सीधे सीधे नाउन आता है, कहीं कहीं पॉजेसिव के साथ यूज़ किया जाता है, यानी पॉजेसिव का यूज़ करते हुए नाउन को यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक कर्ता का बनता है। तो ऐसा नहीं कि उसको आप अलग कर देंगे। योर ब्रदर सिंगुलर है,
योर ब्रदर्स प्लूरल है, लेकिन आपके योर को देख करके वर्ब में इसी नहीं, बल्कि जो नाउन होगा उसका नंबर देख करके आपको बताना है यहाँ ये सिंगल नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। अब आइए दूसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसकी पहचान ये है कि वो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए। असर्टिव कहता है कि वो कर्ता से शुरू होगा, यानी नाउन प्रोनाउन से शुरू होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि वो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा। चाहे वो प्रश्नवाचक शब्द एक वर्ड का हो, चाहे वो 3 वर्ड का हो, प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड ही कहलाएगा, प्रश्नवाचक शब्द ही कहलाएगा। जैसे अगर कहा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट के बाद ये वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट इज़ योर, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ड यूज है। तो आपको कैसे पहचानना है? क्वेश्चन वर्ड से, या कभी कभी हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। अब डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट जो सेंटेंस किया जा रहा है वो भी इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? 2, या तो वो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, आर एम आई मेकिंग, आई एम प्लेइंग दिस गेम, एम आई प्लेइंग दिस गेम, एम आई प्लेइंग, यानी एम आई के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो जब कोई स्टूडेंट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना है तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो भी इंट्रोगेटिव है, और प्रश्नवाचक की जगह के स्थान पर कोई सहायक क्रिया प्रारंभ हो रही है या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो भी वो इंट्रोगेटिव होगा। ये दूसरी पहचान है इंट्रोगेटिव की। तो अब असर्टिव में और इंट्रोगेटिव में देखिए अंतर साफ दिखाई दे रहा है। अगर स्टूडेंट इस बात का फॉलो करेगा कि वो नाउन और प्रोनाउन को अगर पहचानता है, तो नहीं पहचानता है तो उसकी मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, बड़ी समस्या है। तो उसे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा नाउन के बारे में। लेकिन अगर वो नाउन और जानता है, नाउन को भी पहचानता है, प्रोनाउन को भी पहचानता है, तब वो वाक्य बनाने में गलती नहीं करेगा। क्यों? अगर वो असर्टिव सेंटेंस बना रहा है तो उसको सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के रूप में किसी न किसी हर हाल में लाना पड़ेगा, तभी वो असर्टिव सेंटेंस बना पाएगा। और अगर वो इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से लाना पड़ेगा, तभी वो असर्टिव सेंटेंस बनेगा। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं डिटेल बताऊंगा, या बस मुख्य बातें आपको देखिए, ध्यान दीजिए कि असर्टिव की क्या डिफरेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव में। तो पहली बात हो गई असर्टिव में नाउन या प्रोनाउन से जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, दूसरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में इंट्रोगेटिव या हेल्पिंग वर्ड में। अब आइए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं आदेश की बात की जाती है, कहीं सुझाव की बात की जाती है, कहीं आपके प्रस्ताव की बात की जाती है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, या इंग्लिश में अगर आप बोलना है या लिखना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ग्रामर कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से प्रारंभ होगा। नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली वर्ब, केवल क्रिया से प्रारंभ होगा। और कौन सी क्रिया? फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे आपका कहा जाए टेक टी, चाय लो, टेक टी, चाय लो। अब ये 2 वर्ड का एक सेंटेंस है, चाय लो। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि ऐसे वाक्य ना तो सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ना इंट्रोगेटिव कोई प्रश्नवाचक आ रहा है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसको है, इसलिए कि वो उस बात को ध्यान नहीं देता है कि जो दो वर्ड हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है। और कभी भी आप देखेंगे हिंदी में नियम यह है कि वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्रिया से पहले प्रयोग किए जाते हैं, और इंग्लिश में
जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए स्टूडेंट इसको समझ, जैसे चाय लो, पानी पियो, तो पानी पियो, पानी हो गया ऑब्जेक्ट, पीना वर्ब हो गया। चाय लो, तो चाय हो गया आपके ऑब्जेक्ट, लेना वर्ब हो गया। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे, तो आप अगर यही बोलेंगे जैसे चाय लो, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, तब तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इंग्लिश में रूल है ये है कि पहले आपको वर्ब यूज़ करना है, तब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। और हिंदी में अगर आप यूज़ करना है तो पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तब वर्ब यूज़ करना है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग चाय लो या चाय पियो, तो इसका मतलब कि चाय ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिंदी वाला नियम सही है कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, क्रिया बाद में। लेकिन इंग्लिश में अगर आप सेम बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश में आपको पहले कर्म क्रिया लेना है, जैसे चाय लो, लेना टेक होता है, टेक टी। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। जो वाक्य प्रारंभ वर्ब से हो उसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा, कहीं आदेश की बात की जाती है, कहीं सुझाव दिया जाता है, कहीं रिक्वेस्ट किया जाता है। अब वो लेकिन स्टार्ट होगा वो इसी हिसाब से, जैसे कहा जाए प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करें, तो प्लीज़ भी किया जा रहा है, डू नॉट, यानी निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। लेकिन आप देखें प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्रिया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ से स्टार्ट किया जा रहा है। निगेटिव का बात की जा रही है, इसलिए डू नॉट का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांति बनाए रखिए, तो प्लीज़ कह करके या कीप क्वाइट प्लीज़ ऐसे भी कहा जा सकता है। शांत रहिए कृपया करके, या कृपया करके शांत रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, शांति बनाए रखिए। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट है, यानी इम्परेटिव है लेकिन नियम वही है, लेकिन किस में आप कह रहे हैं, उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नियम क्या है, आपको प्लीज़ लगाना पड़ेगा। काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मुझे मेरी सहायता कीजिए, दया करके मेरी सहायता कीजिए, ये भी आपका रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब आप इसमें ऑर्डर देखेंगे इम्परेटिव में, तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ये वर्ड नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, गो देयर, ये जो है आपका गो देयर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये इसको ऑर्डर कहा जाएगा। सिट डाउन, बैठ जाओ यहाँ, सिट डाउन, इसका मतलब कि यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये आपसे ऑर्डर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर के रूप में अगर आपका सेंटेंस बनाना है, इम्परेटिव सेंटेंस बोलना है, तो आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड नहीं यूज़ करना है। लेकिन नियम यही है, चाहे आप इम्परेटिव बनाएं, इम्परेटिव में चाहे रिक्वेस्ट वाला बनाए चाहे ऑर्डर वाला, लेकिन वो आपके वर्ब ही से स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आप प्लीज़ लगाएंगे तो प्लीज़ इंडिकेट करता है कि ये रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कोई क्रिया नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन नहीं है। हाँ, उसका यूज़ प्लीज़, प्लीज़ एलोन मी, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये भी आपका प्लीज़, और एलोन मी, मुझे छोड़ दीजिए, अकेला मुझे छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब तीसरा है सजेशन, सुझाव, जैसे हेल्प नीडी, हेल्प नीडी, ज़रूरतों की सहायता करो, ज़रूरतमंद की सहायता करो, ये क्या हो गया, आपके सुझाव दिया जा रहा है। गो टू, ऑलवेज टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। ऑलवेज ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज टेल ट्रुथ। तो ये क्या हो गया, ये आपका सुझाव दिया जा रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आप देखिए 3 सेंटेंस की पहचान हुई। माइंड में बात रखने की वाली बात है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर एसर्टिव सेंटेंस है तो आपको देखना पड़ेगा कि नाउन से स्टार्ट हो रहा है कि प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर आप बनाना भी चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई सेंटेंस आ रहा है एसर्टिव सेंटेंस है, तो आपको तुरंत इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन के रूप में
वाक्य प्रारंभ करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप एसेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और कर्ता को यूज़ नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको सहायक क्रिया यूज़ करना है, यानी हेल्पिंग वर्ड, तब सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एसर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। ये दोनों में अंतर है मुख्य, चाहे क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, या क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी भी परिस्थिति में इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से पहले नहीं आ सकता। ये आपके मुख्य बातें हैं इंट्रोगेटिव में। और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब से प्रारंभ होगा। अगर निगेटिव कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ लगा करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इम्परेटिव बना रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें प्लीज़ के बाद वर्ब का यूज़ नहीं करें, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्परेटिव से, ये मुख्य बात है। चौथी चीज़ है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जिसमें आप चौंक जाते हैं। इसमें 3 तरह के सेंटेंस या 4 तरह के होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कभी कभी हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आश्चर्यचकित कर देता है। जैसे कहा जाए कोई बिल्डिंग आपने देखा, ताजमहल देखा, व्हाट ए ग्रेट द प्लेस इज, व्हाट ए फाइन द ताजमहल इज, व्हाट ए फाइन, कितना शानदार है द ताजमहल इज। ये क्या हो गया, ये अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये वर्ड जो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी का नियम है। जैसे हिंदी में अब आपसे कहा जाए कि पानी कितना ठंडा है, पानी कितना ठंडा है, तो अब यहाँ पर जो कितना जो है क्वेश्चन वर्ड भी होते कितना में आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा कितना है, इस दोनों में अंतर पड़ना। देखिए मुख्य बातें हैं, अगर ये वो इंट्रोगेटिव है कैसे आप पहचानेंगे कितने के साथ, ये क्वेश्चन वर्ड है कि एक्सक्लेमेटरी है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जो कितना आ रहा है उसके तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है, ध्यान रखिएगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर वही जो है कितने के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी, तुम कितना पानी पीते हो, और पानी कितना ठंडा है। तुम कितना पानी, ये कितने के बाद पानी आ रहा है तो पानी कोई एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। देखिए अगर यही कह दिया पानी कितना ठंडा है, पानी कितना ठंडा है, पानी कितना ठंडा, कितने के बाद ठंडा जो है वो नाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो वो क्वेश्चन वर्ड बनेगा नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। व्हाट ए कोल्ड द वाटर इज, व्हाट अ कोल्ड द वाटर इज, पानी कितना ठंडा है। अब इसमें जो कितना वर्ड आ रहा है वो व्हाट या नाउन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको आप कभी ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है, बल्कि एक्सक्लेमेटरी में अगर आप नाउन, एक्सक्लेमेटरी में अगर व्हाट और हाउ का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जो हाउ का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, हाउ गुड यू आर, हाउ गुड यू आर, तुम कितने अच्छे हो। तो आप देखिए यहाँ पर तुम क्या है, प्रोनाउन है, उसके लिए आपको यहाँ पर हाउ का यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे, हाउ गुड यू आर। देखिए अगर वो नाउन हो रहा है तो आपको वहाँ पर व्हाट से यूज़ करेंगे। व्हाट ए फाइन द ताजमहल इज़,
कितना शानदार है ताजमहल। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। अब अगर कोई स्टूडेंट ये समझे कि व्हाट आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव नथिंग। क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद व्हाट ए फाइन कहा जा रहा, फाइन एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है। अब आइए पांचवा जो है आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें वो बातें की जाती हैं जिसमें इंसान कभी दो बातें इसमें सम्मिलित की जाती हैं, विश किया जाता है, ब्लेस किया जाता है, या अभिशाप दिया जाता है। किसी को वरदान दिया जाता है या अभिशाप दिया जाता है। अब ये सेंटेंस अगर कोई बोल रहा है, विश कर रहा है, तो वहाँ पर ग्रामर ये कहता है मे से स्टार्ट कीजिए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। अब अगर कोई सेंटेंस ये कहे मे, तो सकना वाला नियम आता है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मे के बाद यू आ रहा है। अगर आपके नियम के हिसाब से देखा जाए कि मे सकना, तो मे के बाद, ठीक है, तब वहाँ पर आपको जब मे से स्टार्ट हो रहा है तो मे के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे कि जिसमें दुआ दी जा रही है या विश की बातें की जा रही हैं, तभी वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर उसी मे के बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, कोई वर्ब यूज़ किया जा रहा है, तब यहाँ पर आपको वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये दोनों में अंतर है। मे अगर आप ऑब्जेक्टिव यूज़ करें तो मे के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद कोई विश वाली वर्ड यूज़ करेंगे, तभी वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अब आप देखिए ये 5 सेंटेंस जिसकी अलग अलग मिनिमम पहचान, जो अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी रखता होगा तो इस नियम को अगर वो फॉलो करेगा तो उसे 5 प्रकार के सेंटेंस जो हैं अंग्रेज़ी में वो आसानी से बना सकता है, और समझ के साथ इतना समझ सकता है कि वो दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है कि दोनों पाँचों में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है। अगर वो मुख्य अंतर समझ लेना तो उसके बेसिक चीज़ों को इसे कहते हैं कि प्राइमरी स्टेजेस इंग्लिश के यही हैं कि जब तक आप 5 सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप सेंटेंस नहीं बनाएगा। आप बोल रहे हैं, हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप विथ रीज़न बोल रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में कोई पूछेगा भाई ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बन सकता, तो अगर आपसे ये कहेंगे बनता है ऐसे, तब तो भाई सामने वाला आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानकारी मानने के लिए विदाउट रीज़न नहीं माना जा सकता, तर्क के साथ आपको बात रखनी पड़ेगी। और ग्रामर इसी बात को समझाता है कि तर्क के साथ। तो कोई भी स्टूडेंट तर्क के साथ कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों है, जब उस क्यों का जानकारी रख लेगा तो फिर वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बोल रहा है तो आपको पूछा जाएगा विच सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है ये, तो आप घबराइएगा नहीं, पहले आप फ़ौरन देखिएगा कि क्या ये नाउन प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। अगर वो शुरू हो रहा है तो वहाँ पर आपको असर्टिव सेंटेंस आप कहलाएंगे। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक है। वो क्या है? वो आपके हमेशा जो कर्ता होगा वहीं से वाक्य प्रारंभ होगा, और कर्ता कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव देखना चाहते हैं तो आपको फौरन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब आप देखिए 2 अंतर, कि जब असर्टिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ये एकदम ध्यान रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में दूँ, डज सोहन प्ले द हॉकी मैच,
डज सोहन, देखिए डज आ रहा है, उसके बाद सोहन आ रहा है ना। डज सोहन प्ले द हॉकी मैच, तो ये डज क्या है, ये सहायक क्रिया है, और सब्जेक्ट क्या है, प्ले। अब मुख्य क्रिया है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, सोहन, अब मुख्य क्रिया क्या है, प्ले। तो अब आप देखिए कि इंट्रोगेटिव की क्या पहचान हो रही है, वो कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब तब प्लस सब्जेक्ट। और अगर आप क्वेश्चन वर्ड के पास नहीं है, आप सहायक क्रिया से प्रारंभ कर रहे हैं, यानी हिंदी में क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नियम ये होता है कि सहायक क्रिया से स्टार्ट कीजिए। क्या सोहन हॉकी मैच खेलता है, तो डज सोहन प्ले हॉकी मैच। सोहन हॉकी मैच क्यों खेलता है, वाई डज सोहन प्ले हॉकी मैच। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई आ गया, डज आ गया, तब सोहन आया। तो अब आपको बात इस बात की हो रही है, जो डिस्कस हो रही है वो ये है कि सब्जेक्ट, मुख्य बातें किस पर डिपेंड हो रही है, सब्जेक्ट। एसएटी में और इंट्रोगेटिव में, एसएटी में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी पहले का मतलब सब्जेक्ट ही से सेंटेंस प्रारंभ किया जाएगा, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब वो इंट्रोगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट का तो यूज़ किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान सहायक क्रिया के बाद आएगा, या सहायक क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड, तब सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट, और उसके बाद मुख्य क्रिया होगा। तो देखिए कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो सहायक क्रिया को पहचानने में और मुख्य क्रिया को पहचानने में अंतर रखना चाहिए। मुख्य क्रिया कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं प्रारंभ हो सकती। क्यों, अगर वो सब्जेक्ट से पहले प्रारंभ हो तो पहली बात यह है कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा तो इम्परेटिव बन जाएगा, जब इम्परेटिव बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। ये इम्परेटिव की पहचान है, ये कभी सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट विलुप्त होता है, गायब रहता है, बोला नहीं जाता है। गो देयर कहा जा रहा, जाओ वहाँ, तो जाहिर बात किसी से कहा जाएगा। अगर इसी चीज़ को कहा तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन आपने कहा कि हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सेंटेंस बनेगा, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इम्परेटिव का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तभी आप कह रहे हैं कि हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कहेंगे गो देयर, जाओ वहाँ। तो जाहिर बात है जिससे कहा जा रहा है कोई ना कोई सब्जेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट विलुप्त है, गायब है। तो ये बातें आप देखिए कि जब अगर आपका मन ये चाह रहा है कि मैं ऐसा वाक्य बोलूँ जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग ना करना पड़े, तो तुरंत आपके बाद में दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब आप देखिए पहला नियम, अगर एसएटी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो यूज़ ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ये मुख्य बात है। और तीसरी चीज़ है कि जब आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी सब्जेक्ट जो है एक्सक्लेम के बाद आता है। कभी कभी दुख की बातें आती हैं तो वहाँ पर अलास आ जाता है, खुशी की बातें आती हैं हो रहा आता है, उसके बाद आप पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं। अलास, आह मैं असफल हो गया, आह अलास, आई एम अनसक्सेस, मैं नाकामयाब हूँ। तो अब यहाँ पर अलास की बात आ रही है, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, आई अलास आई डिड नॉट अटेंड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया, ये दुख हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अलास। यानी अब आप देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये कहता है कि अगर देखने में पूरा सेंटेंस बोल रहा है लेकिन उससे पहले अगर वो दुख वाली बातें कर आह, तो आप समझ जाइए कि यह आह में पूरा वाक्य छुपा हुआ है। क्या है, वो एक्सक्लेम कर रहा है। एक्सक्लेम का मतलब होता है कोई दिल से, कोई अचानक मुंह से बात निकले, वही एक्सक्लेम कहलाता है। और उसके बाद पूरा वाक्य बोल दीजिए। अगर इसको आपने नहीं बोला, जैसे मैंने कहा मैं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है। आई डिड नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम, ये असर्टिव सेंटेंस, उसका निगेटिव मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कहूँ आह मैं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया, इसका मतलब ये आह जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि ये साधारण वाक्य नहीं है,
बल्कि एक्सक्लेम है। कौन सा एक्सक्लेम है? दुख वाला एक्सक्लेम है, शोक व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एक्सक्लेम के लास्ट के बाद निशान लगाना। तो मेरी बात कहने का अर्थ ये है कि अगर आप वाक्य देखते जाइए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट किया जाएगा जो आपको हर सेंटेंस में एक मुख्य अंतर दिखाई देगा। यही बात आपको समझनी है कि हाँ, ये सेंटेंस की क्या पहचान है, ये सेंटेंस की क्या पहचान है, ये सेंटेंस की पहचान। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखिए आप कि जो मे वर्ड है, मे को शाब्दिक अर्थ उसका होता है सकना। तो ये जो सकना है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं ये कहता हूँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट हियर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, तो मैं आई सिट हियर, तो मैं यहाँ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन कहा जाए तुम्हारी आयु लंबी हो, तो क्या यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है? नथिंग। यहाँ पर वो बातें कही जा रही हैं जिसमें आपको विश किया जा रहा है, ईश्वर करे तुम कामयाब हो, मे यू बी सक्सेस, मे गॉड यू बी सक्सेस, मे गॉड यू बी सक्सेस, तुम कामयाब हो, मे यू बी सक्सेस। अब बताइए अगर क्या ये इंट्रोगेटिव है, सॉरी, क्या ये इंट्रोगेटिव है? अब आप पहचाने, मे के बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो शब्द क्या बोला जा रहा है? दुआएं दी जा रही हैं, ब्लेस किया जा रहा है, वरदान दिया जा रहा है। तो कहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव में क्या मैं आई सिट हियर, क्या ये इसमें वरदान दिया जा रहा है या क्या विश किया जा रहा है? यहाँ तो परमिशन की बात की जा रही है। तो अगर आप खाली मे को देख करके डिसाइड कर लेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो कोई ना कोई शब्द ऐसा बोला जाएगा जिसमें विश की बातें की जाएंगी, और चाहे वरदान की बातें की जाएंगी, चाहे दुआ की, या कभी अभिशाप की बात किया जाए, कर्ज भी बजा जाएगा। तो वहाँ पर आपको, तो अब आप देखें कि ये 5 प्रकार के सेंटेंस मुख्य बातें अंतर दिखाई दिया। अगर अंतर दिखाई दिया तो इसको आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नेक्स्ट टर्न पर फिर। धन्यवाद।